अभी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अध्ययन यानी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए जा रहे हैं और 2011 से 2023 तक के संपूर्ण पेपर लगवाए जा रहे हैं, जो सोशल साइंस के एवं सीडीपी के और हिंदी पेडागोजी के। तो इन सभी के पेपर प्रीवियस ईयर के सारे पेपर लगवाए जा रहे हैं इस चैनल पर, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना दी गई है और नंबर वाइज क्लासेस डली हैं, तो आप सभी देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। जो भी सीटेट 1 पेपर सीटेट 2 की तैयारी कर रहा है तो उसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर लगाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर एजेटेड उठा के ले लिए जाते हैं तो यही क्वेश्चन आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। इसलिए ज़रूर ये पूरे क्वेश्चन लगाइए, जिससे आपको समझ आएगा। और डेली लगाओगे पेपर तो आपको डेली में आपको समझ आने लगेगा कि हाँ आप कितने क्वेश्चन आंसर हल कर पा रहे हो और कौन सा नहीं कर पा रहे हो। तो उस पर और वर्क करोगे और पढ़ाई करोगे, जिससे वो अच्छे क्वेश्चन बनने लगेंगे सारे। और जो नहीं बन पा रहा है, जो भी चैप्टर वाले, तो वो आप थ्योरी पढ़ोगे तो अपने आप बनने लगेंगे। तो डेली क्लासेस लगती हैं, आप सभी देख सकते हो। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। पूरा वीडियो देखिए प्लीज़, और जो नए आए हुए हैं वो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और शेयर कर दीजिए, और जो पुराने हैं वो शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कोई अच्छा से कमेंट कर दीजिए। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज है हमारे 60 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन तो हम ये सभी लगाएंगे, जो कि ज्योग्राफी, राजनीतिक और सोशल हिस्ट्री, इन तीनों के मिलाकर आते हैं। तो सभी प्लीज़ देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में पेडागोजी भी आती है। सांसद में उत्तराखंड के सांसद में, और इसके डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दी जाती है, तो आप सभी जाकर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। सांसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो सांसद में जो उत्तराखंड राज्य है ना, तो वहाँ के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखते हैं 0.3 यानी 3, 5, 8, 12। तो राइट आंसर है हमारा 8 यानी 8 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तराखंड की संसद में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है सी। फिर है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो देखते हैं भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 312, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, यानी सी सही है हमारा। फिर उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? तो देखते हैं उत्तराखंड के जो राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा 1 यानी एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है विधानसभा के लिए। फिर है एक ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो एक ग्राम सभा होती है ना, जैसे गांव होते हैं विलेज, तो एक ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो राइट आंसर हमारा 21 वर्ष यानी 21 ईयर्स। 21 ईयर्स हमारी एक ग्राम के प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु है, यानी 21। फिर है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर है हमारा 3 भागों में प्रशासन के भागों में बांटा गया है। जो नगरीय क्षेत्र के प्रशासन है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर हमारा बी है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता था? तो देखते हैं कि महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था, यानी पहले तो 30%, 33% और 40%, 50%। राइट है हमारा 33%, यानी
33%। तो इस प्रकार से आप सभी जितने भी क्वेश्चन के आंसर लगा रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इतने क्वेश्चन लगाए हैं, तो मुझे भी पता चलेगा और आपको पता चल पाएगा अपना आईक्यू कि आप कितने आईक्यू लेवल है आपका, कि आप ज़्यादा कर पा रहे, कम कर पा रहे, बीच का लेवल कर पा रहे, जितने भी कर पा रहे आप खुद से अपना काउंट करोगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ तुम कम कर पा रहे हो तो और वर्क करो, और पढ़ाई करो, और पेपर लगाओ। इसलिए आपको खुद से पता चलेगा, अनुभव होगा। इसलिए ज़रूर अपने काउंट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जो भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 18, 15, 22, 29। तो राइट आंसर है हमारा कि 18 विषय हैं। कितने? भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है? तो निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन यानी विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है? तो देखते हैं, व्याख्यान विधि, गृह विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रायोजन विधि। तो राइट आंसर है हमारा कि व्याख्यान विधि है उसकी, और गृह विधि है, प्रायोजना विधि है। तो राइट है हमारा कि प्रयोगशाला विधि नहीं है। तो प्रमुख विधि शिक्षण कौन नहीं है? प्रयोगशाला विधि यानी बी। फिर सामाजिक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी अनुदेशनात्मक सामग्री प्रयोग की जाती है? तो देखते हैं सामाजिक अध्ययन में से कौन सी अनुदेशनात्मक सामग्री प्रयोग किया जाती है। तो श्यामपट्ट, फ्लेनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सभी। तो राइट आंसर है हमारा ये सभी के अनुदेशनात्मक यानी अनुदेश देना, कुछ पढ़ाना, तो उस पर श्यामपट्ट पे भी पढ़ाते हैं, फ्लेनल बोर्ड पे भी, बुलेटिन बोर्ड पर भी, तो ये सभी आ जाएगा हमारा। तो सभी सामग्री में प्रयोग किए जाते हैं सभी। फिर निम्नांकित में किसने शिल्प पद्धिकरण की रचना की? तो देखते हैं, सत्यनारायण ने, इलांगो ने, मूर्तिलाल ने, अयप्पा ने। तो राइट आंसर हमारा कि इलांगो ने। किसने? इलांगो ने शिल्प पद्धिकरण की रचना की है इलांगो ने। फिर निम्नांकित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुरावेदों को जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जूते हुए खेत के निम्नांकित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुरावेदों के जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, यानी जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं पुरावेदों में? तो देखते हैं, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली। तो राइट आंसर हमारा कालीबंगा में मिले थे जुते हुए खेत के प्रमाण। कहाँ मिले थे? कालीबंगा में। फिर निम्नांकित धातुओं में कौन सी महास्म संस्कृति से संबंधित की है? ऐसी कौन सी धातु है जो महास्म संस्कृति से संबंधित है? तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो राइट आंसर है हमारा कि तांबा महास्म संस्कृति से संबंधित है। कौन सा? तांबा महास्म संस्कृति से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? तो कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। तो राइट आंसर है हमारा कि जो अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है वो प्राकृतिक भाषा। कौन सी? प्राकृतिक भाषा मानी जाती है। फिर निम्नांकित में किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो देखो, इस प्रकार से मैंने अभी थ्योरी पढ़ाई है आपको एनसीईआरटी की। जो एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ाई है उसमें से भी क्वेश्चन आते बहुत ज़्यादा, इसलिए आप सभी एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। मैंने भी पढ़ा चुकी हूँ, हिस्ट्री 6, 7, ज्योग्राफी। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। तो बहुत से ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, ऐसे बहुत पढ़ा चुकी हूँ, बताती हूँ बीच बीच में, क्योंकि पेपर लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहे हैं, तो थ्योरी आप जाकर जरूर देख सकते हो। तो नंदों ने या शकों ने या गुप्तों ने या कुषाणों ने? तो राइट आंसर हमारा कुषाणों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, कुषाणों ने। फिर निम्नांकित में वह कौन सा शासक था जिसने द्वितीय मंदी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? तो नहपाल ने, रुद्रदामन ने, कनिष्क ने और हुविस्क ने। क्या लगे? तो राइट आंसर हमारा कि रुद्रदामन ने झील का पुनर्निर्माण कराया था। फिर निम्नांकित में से
किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चंडाल के रूप में पहचाना गया? तो देखते हैं किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चंडाल के नाम से रूप में पहचाना गया। तो मातंग जातक, रोमक जातक, कुक्कुट जातक, मुनक जातक। तो राइट आंसर हमारा मातंग जातक में। मातंग जातक में पूर्व जन्म में चंडाल के रूप में पहचाना गया बुद्ध को। फिर है आगे बढ़ते हैं अब हमारा निम्नांकित में किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है? तो देखते हैं किन दो नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है। तो कृष्णा कावेरी, कृष्णा तुंगभद्रा, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा नर्मदा। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? कृष्णा तुंगभद्रा। कृष्णा तुंगभद्रा दो नदियों के बीच रायचूर दोआब स्थित है। कौन सी? कृष्णा तुंगभद्रा नदी। फिर निम्नांकित में कौन मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था? तो ऐसा मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था, कौन सा था, जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था? पोलज, चाचर, परती, बंजर। तो राइट आंसर हमारा क्या? चाचर को छोड़ दिया जाता था। फिर निम्नांकित में किस पुस्तक का मुगल काल में राजमनामा के नाम से अनुवाद किया गया? तो किस पुस्तक का मुगल काल में राजनामा के नाम से अनुवाद किया गया? तो राइट है रामायण, महाभारत, योग विशिष्ट, पंचतंत्र। तो राजनामा के नाम से अनुवाद किया गया महाभारत में। तो हमारी मुगल काल में ये भारत राजमनामा के नाम से अनुवाद किया गया महाभारत को। फिर आगे है निम्नांकित में किसने आलमगीरनामा अर्थात औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया था? तो जो आलमगीरनामा अर्थात औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया था वो थी, कौन सी थी? मोहम्मद काजिम, मुतामिद खां, खाकी खां, अब्दुल समद। तो राइट आंसर है हमारा मोहम्मद काजिम थी जिसने इतिहास का संकलन किया था 10 साल में। फिर निम्नांकित में किसके लिए अंग्रेजों ने 1832 में दामने कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी? तो राइट है भील, कोल, संथाल, नागा। तो राइट है हमारी के 1832 में दामने कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी संथाल जाति ने। किसने? संथाल ने। फिर निम्नांकित में किन्हें ब्रिटिश काल में डीकू पुकारा जाता था? निम्नांकित में से किन्हें ब्रिटिश काल में डीकू पुकारा जाता था? जमींदार, किसान, महाजन, स्थानिक शासक। तो राइट है हमारा जमींदार को डीकू पुकारा जाता था ब्रिटिश काल में। फिर निम्नांकित में किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड यमहर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी। तो राइट है लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। तो राइट आंसर हमारा डी है। फिर है निम्नांकित में कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? तो निम्न में से कौन सा स्थान वह है जो बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? तो बैरकपुर, अवध, कानपुर, मेरठ। तो राइट आंसर हमारा अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। फिर निम्नांकित में किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो निम्नांकित में किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो 1909, वर्ष 1909, वर्ष 1911, वर्ष 1910, वर्ष 1912। तो राइट है हमारा क्या? वर्ष 1911 में।
वर्ष 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। फिर है जनसंख्या। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारण कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, विवाह। प्रवास, जन्म और मृत्यु, विवाह, प्रवास और जन्म, अप्रवास, जन्म और उत्प्रवास। तो राइट हमारा आंसर है कि प्रवास, जन्म और मृत्यु। जो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं वो है प्रवास, जन्म और मृत्यु। फिर आगे बढ़ते, संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? तो संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? 21 मार्च और 23 दिसंबर। 23 मार्च और 21 दिसंबर। तो राइट आंसर है हमारा 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर। जो 21 मार्च आता ना, तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात बराबर होते हैं। फिर है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? द्वीपीय अंटार्कटिका, आइसलैंड, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है कि द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किसे? ऑस्ट्रेलिया, यानी डी आंसर राइट है। फिर विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी बलित श्रृंखला कौन सी है? तो काराकोरम, सतपुड़ा, अरावली, हिमालय। भारत के साथ कितने तो इनमें से है सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला अरावली। अरावली विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है, राइट यानी सी। फिर है भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं? तो भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं? तो 6, 7, 8, 9। तो राइट आंसर है हमारा 7। भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं? तो 7 देशों की सीमाएं जुड़ी हैं, राइट है बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं। तो कथन पढ़ते हैं फिर आंसर देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं। रेगिस्तान केवल ठंडे होते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है। फिर है सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है। तो देखो आप समझ गए होंगे, रेगिस्तान कभी ठंडे नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पानी ही नहीं गिरता, तभी तो उसको रेगिस्तान बोला जाता है। तो ये तो गलत ही होगा हमारा। लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है, नहीं, लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत है, वहाँ रेगिस्तान कैसे हो जाएगा? तो गर्मी होती है, क्योंकि पहला राइट है हमारा और चौथा, दोनों ये रेगिस्तान है। तो राइट है हमारा, तो पहला और चौथा पहले में है, यानी केवल 1 और 4 राइट है हमारा पहला। अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो अमेजन नदी है उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, यह पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। तो राइट आंसर है कि जो अमेजन नदी है ना, उनके बारे में यह है पूर्व से बहती और पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हमारी यह अमेजन नदी यह पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है, यानी डी आंसर हमारा राइट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं। बेल्ट यानी दक्षिण अमेरिका, पंपास यानी अर्जेंटीना, डाउन्स यानी ऑस्ट्रेलिया, स्टेप यानी मध्य एशिया। तो देखो स्टेपी मध्य एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में। तो हमारा सम्मिलित यानी गलत कौन सा है? बेल्ट यानी दक्षिण अमेरिका में नहीं है, यानी हमारा पहला गलत है। तो गलत का भाई गलत, तो हमारा राइट आंसर है पहला। फिर है आगे, ज्वार भाटा का कारण है। तो ये ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं दोस्तों, की थ्योरी पढ़ा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन लगा सकता है जिसने थ्योरी पढ़ी है। तो ज्वार भाटा का कारण है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सोनामी, चंद्रमा एवं सूर्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति, केवल चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो राइट आंसर है हमारा सी, कि ज्वार भाटा का कारण है चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। फिर है आगे क्या है? थोड़ा विलय दिख रहा है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक क्या करते हैं? तो देखते हैं सामाजिक अध्ययन में शिक्षण में छात्र व्यवहारिक दिखनिया, तो थोड़ा चलो देखते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा अच्छा एक व्यवहार क्या करते हैं? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहार क्या करते हैं? तो
क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, सामाजिक अध्ययन, प्रयोगशाला द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, प्रश्न उत्तर द्वारा। तो देखो व्याख्यान विधि यानी नेगेटिव वर्ड हो गया तो गलत, प्रश्न उत्तर नेगेटिव वर्ड हो गया तो ये भी गलत हो गया हमारा। वो ये है भ्रमण द्वारा। तो राइट आंसर हमारा इसलिए हो रहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे तभी बच्चे का व्यवहार बदलेगा और वो अच्छे से अच्छे अध्ययन करने में सक्षम हो पाएगा। तो पहला हमारा राइट आंसर है। फिर है सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो सामाजिक विज्ञान माल का निर्माण, आपूर्ति और खपत, आजीविका और, समझ नहीं आ रहा क्या है, आजीविका और मानव, ये सभी। तो राइट आंसर हमारा ये सभी से संबंधित है सामाजिक विज्ञान। उसमें माल का निर्माण होता है, आपूर्ति और खपत होती है, आजीविका होती है, तो ये सभी है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो अच्छी नागरिकता, चरित्र निर्माण, अवकाश का उचित कारण, अच्छी तरह से स्कोरिंग। तो राइट आंसर है हमारा कि अच्छी तरह से स्कोरिंग। वो पूछ रहा है कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता। राइट हमारा ये नहीं होता कि अच्छी तरह से स्कोर हो, हम पढ़ाते हैं कि उन्हें समझ आना चाहिए आगे के लिए। पर्यावरण शिक्षा को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाएगा, यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा, यह पर्यावरण से बच नहीं सकते। तो सभी नेगेटिव है केवल बी छोड़ के कि यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो राइट आंसर हमारा वी है। फिर है प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका कौन सा है? तो कहानी कथन पद्धति, चर्चा पद्धति, व्याख्यान पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति। तो राइट आंसर है हमारा कि इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है कहानी और कथन पद्धति, क्योंकि हम जब बच्चों को कहानी के तौर पर बताएंगे तभी उसको वो ग्रहण कर पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं प्रभावी तरीका भी यही है पहला। फिर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण से संबंधित विविध प्रकार की मिट्टियों के नमूने रखे जाते हैं। भूगोल कक्ष में, भूगोल संग्रहालय में, भूगोल प्रयोगशाला में, भूगोल पुस्तकालय में। तो ना कि पुस्तकालय में, ना कि कक्ष में, ना कि प्रयोगशाला में। तो भूगोल संग्रहालय में ही विविध प्रकार की मिट्टियों के नमूने रखे जाएंगे, है ना। संग्रहालय में जाते ना हम हर चीज़ के दर्शन करने के लिए या भ्रमण या घूमने के लिए। भौगोलिक यात्राएं हैं, भौगोलिक यात्राएं कौन सी हैं? तो प्रायोगिक सामग्री, क्रियात्मक सामग्री, दृश्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो राइट है कि भौगोलिक यात्राएं होती हैं क्रियात्मक सामग्री। कौन सी? क्रियात्मक सामग्री। फिर संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान अपनाया गया था? तो राइट 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो राइट है हमारा कि जब संविधान को अपनाया गया था वह तिथि थी 26 नवंबर 1949। कौन सा? 26 नवंबर 1949 को। फिर संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है संसद में, नौकरशाही में, राजा में, मंत्री परिषद में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सांसद में। सांसद में वह शक्ति होती है वास्तविक कार्यपालिका की। फिर है हमारा कौन सा है? भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं रखी गई हैं। भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं रखी गई हैं कहाँ पर? अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 35 में, अनुच्छेद 21 से 26 में, अनुच्छेद 19 में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 19 में रखी गई है। तो यानी बी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए संविधान में किस संस्था को अधिकृत किया गया है? तो देखते हैं मौलिक अधिकार में युक्ति संगत रोक लगाने के लिए संविधान में किस संस्था को अधिकृत किया गया है? तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा संसद। संसद को उस संस्था के लिए अधिकृत किया गया था। तो राइट आंसर हमारा सांसद है। फिर भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सांसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा। तो राइट आंसर है कि जो राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण होता है उसे समाप्त किया जा सकता है संसद के द्वारा। किसके? संसद के द्वारा किया जा सकता है। फिर सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो जो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार है वो किस देश में आरंभ की गई? तो देश की बात हो रही तो स्विट्जरलैंड, यूके में, बेल्जियम में, फ्रांस में।
तो राइट आंसर है हमारा ग्रेट ब्रिटेन में यानी यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में यानी यूके में सबसे पहले सर्वप्रथम ये इस देश में प्रारंभ की गई थी। फिर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है। ए और बी दोनों, ए ना तो ए और ना तो बी। तो राइट आंसर हमारा कि बाध्यकारी नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बाध्य नहीं है यानी बाध्यकारी नहीं है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। गोलकनाथ बाद 1966 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, शंकरी प्रसाद बाद 1951 में, सज्जन सिंह बाद 1965 में। तो राइट आंसर है हमारा बी है, जो इसी ने सिद्धांत को स्पष्ट किया था। ठीक है, संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारतीवाद 1973 में। तो राइट आंसर हमारा बी है। अंतिम कंप्लीट क्वेश्चन, भारत में किस तिथि को सूचना का अधिकार लागू किया गया था? तो भारत में किस तिथि को सूचना का अधिकार लागू किया गया था? तो 23 दिसंबर 2004, 11 मई 2005, 5 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005। तो राइट आंसर हमारा कि 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को। इस प्रकार से हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट यहाँ पर। तो डेली क्लासेस ली जा रही हैं, आप सभी लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और शेयर की दीजिए सभी को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के पेपर है, तो आप सभी लगाइए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो सभी लगाइए। थैंक यू सो मच इस प्रकार क्लास देखने के लिए और शेयर भी करने के लिए। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।